नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अम्बाला सिटी से डॉक्टर सौरभ कुमार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अर्थराइटिस रोग है क्या? मैडम, अर्थराइटिस रोग बेसिकली हमारे जॉइंट्स के, जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, एक या एक से ज्यादा पेन होता है, उस पे सोजश आती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको हम बेसिकली अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस एक बेसिकली अम्ब्रेला की तरह का एक वर्ड है, छतरी की तरह, जो बहुत से कॉजेज लेके रखता है। तो अर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट पेन्स को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे ये किस कमी से ये रोग शरीर में हो जाता है? क्या कमी ऐसी हम नजरअंदाज कर जाते हैं जो ये हमें रोग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? मैडम, बेसिकली इसको आप कमी नहीं बोल सकते। हर अर्थराइटिस कई तरह का होता है जिसके अलग अलग कॉजेज होते हैं। जी। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब यह है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके अपने ही हेल्दी टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इट इज वन ऑफ द कॉज फॉर अर्थराइटिस। अगर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं कि अर्थराइटिस के प्रकार किस तरह के होते हैं, जैसे पहला प्रकार जो बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपका सिनोवियल फ्लूइड थोड़ा खत्म होना शुरू हो जाता है और जॉइंट की दोनों हड्डी आपस में लगना शुरू हो, जिससे पेन, स्वेलिंग और एक्सट्रीम पेन भी होती है इसमें। ये बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका पर्टिकुलरली कॉज नहीं पता चलता। नॉर्मली डॉक्टर ये बोलते हैं कैल्शियम खत्म हो गया, आपके विटामिन में इश्यूज है, विटामिन मिनरल्स की कमी से हो रहा है। ठीक है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली होता कहाँ पे है, ये होता है हमारे जो वेट बेयर करते हैं जॉइंट, जैसे नी जॉइंट और हिप जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस वहां होता है। अगर इसका कारण ये है कि आपके विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम की कमी से हो सकता है। दूसरा जो अर्थराइटिस का है उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो भी है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसका कोई मेडिकल साइंस में रीजन नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है। अभी तक मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर हम इसमें भी एक से ज्यादा जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपके रिस्ट के, आपके लीव्स के, टोज के, एंकल्स के किसी भी जॉइंट में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये और एक्सट्रीम पेन रहता है, जिसमें सेकेंडली आपकी जो मूवमेंट है, मोशन है जॉइंट्स की, उसको बहुत इफेक्ट करता है अर्थराइटिस, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तीसरा अगर मैं बात करूं जो बहुत कॉमन है वो है गॉट, जिसे हम बोलते हैं गठिया। गठिया होने का जो रीजन है, इसका भी डिफरेंट रीजन कॉज है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है वो हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है और क्रिस्टल टाइप फॉर्म बन जाती है जॉइंट्स में, जिसमें एक्सट्रीम इंटेंस पेन रहती है और कच्चर कच्चर टाइप से आपको हल्की आवाज भी आएगी। आप अगर वहां हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्रिस्टल फॉर्म आपको महसूस हो रहा है, वहां स्वेलिंग है। उसके रीजंस अलग हैं। इन अगर आप देखें तो स्किन डिजीज होती है सोराइसिस। सोराइसिस की वजह से भी अर्थराइटिस होता है और उसको हम बोलते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस। ये दोनों बीमारियां पैरेलली चलती हैं मगर अलग अलग शो होती हैं। तो बहुत तरह के, बहुत प्रकार के अर्थराइटिस हैं। जो आपका जो फिजिशियन है या जो भी डॉक्टर आपके होंगे वही प्रॉपरली आपके जो टेस्ट करेंगे वही प्रॉपरली डायग्नोज कर पाते हैं। दूसरा एक और कॉमन अर्थराइटिस है, उसको हम बोलते हैं लुपस। बाकी अर्थराइटिस और लुपस में मेजर डिफरेंस क्या आता है, लुपस में दूसरे ऑर्गन भी इफेक्ट करते हैं, जैसे स्किन, किडनी, लंग्स, कुछ भी लुपस इफेक्ट कर सकता है। ये भी बहुत कॉमन है आज की डेट में। सर, आपने बोला कि इस तरीके की प्रॉब्लम से ये हमारे किडनी वगैरह किस तरीके का प्रभाव पड़ जाता है? हमारा अर्थराइटिस अगर इस तरीके का हो जाता है तो ये किडनी, लीवर किस तरीके का हमें प्रभाव कर सकते हैं इस बीमारी में? मैडम, आपका अगर किसी को लुपस की प्रॉब्लम है
उसमें हमारे जो टेस्ट रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रीट करते हैं। किडनी में यूरिन किडनी में देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन इज गुड और नॉट, इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लंग्स में सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, स्किन में आपको रैशेस तो नहीं आ रहे, इस चीजों को हमें देखना पड़ता है साथ साथ में। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में तो लोग नजरअंदाज कर ही देते हैं कि ठीक है आज हुआ है, हो सकता है हमने कुछ खान पान की कमी से हो गया होगा, लेकिन हम कैसे जाने कि हमें ये प्रॉब्लम शुरुआत हमारे शरीर में हो चुकी है, किस तरीके से हम पता लगाएं? मैडम तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब अर्थराइटिस बच्चों को होता है जी। अब एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि अगर उसके घुटने में हल्की स्वेलिंग और दर्द है, हमें लगता है खेलते टाइम कोई चोट लग गई होगी, ठीक है, मगर वो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो 18 साल की एज तक जाके पूरी तरह से डेवलप होता है जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एडल्ट की भी बात करें कि कैसे पता चलता है, वो हमें अपने सिम्टम्स से थोड़ा अंदाजा होता है, पेशेंट को एकदम नहीं पता चल सकता जी। वो आपका डॉक्टर जब आपको प्रॉपरली डायग्नोज करता है तब जाके पता चलता है कि एक्यूरेटली आपको अर्थराइटिस है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसके एक और पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोमाइलेजिया। सिम्टम्स अर्थराइटिस और फाइब्रोमाइलेजिया के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एकदम हमें दिखने में सेम है। फाइब्रोमाइलेजिया में आपकी पूरी बॉडी पेन करती है, फुल बॉडी पेन, अर्थराइटिस में मेजरली आपके जॉइंट पेन करते हैं जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत मैं बच्चों की ले रहा था कि पेशेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे रैश हो गया बच्चों को कहीं पे जी, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि शायद इट मे बी इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया होगा, मगर इट कैन बी चांसेस ऑफ और सिम्टम्स व्हिच इज शोइंग दैट इज अर्थराइटिस। वी नेवर नो अनटिल जब तक डॉक्टर प्रॉपरली आपका डायग्नोज नहीं कर लेता है जी। सर हम जानना चाहेंगे अगर बच्चों को ये इसकी कोई उम्र भी होती है, मतलब किसी भी उम्र में ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? देखो जो बच्चों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसको नॉर्मली हम बोलते हैं जेनोवियल इडियोपैथिक अर्थराइटिस। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, 16 साल से कम की उम्र में किसी को भी हो सकता है। अगर आप कुछ डाटा ये बोलते हैं कि देयर आर मोर देन 300,000 चिल्ड्रन इन यूएस who are suffering from general idiopathic arthritis जी। तो अगर यूएस में स्टडीज आर देयर 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनको है, यू नेवर नो कि कब किसको कब हो जाए। ऑटोइम्यून मेजरली रीजन इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें अटैक करता है मोस्ट ऑफ द अर्थराइटिक केसेस जी। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि हम लोगों में आपस में जब हम मम्मी से या अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो ज्यादातर ये भी सुनने में आता है ठीक है आपकी दादी को होता था, शायद आपको भी ये प्रॉब्लम, क्या ये बात कहाँ तक सर सही है कि अगर मान लीजिए हमारे पेरेंट्स को पीछे जाने की ये प्रॉब्लम पीछे से भी चली आती है क्या? चांसेस हैं इसको जेनेटिक्स होने के भी, क्योंकि जो अगर सोराइसिस को देख लीजिए आर ए फैक्टर है, नॉर्मली इसको हम एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको हम जेनेटिक्स में ही काउंट करते हैं जी जी जी। हाँ, अगर पीछे किसी के हमारे दादा या किसी को है तो ऑब्वियसली हमें अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी डेली लाइफ में अपने प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी हल्का सा भी सिम्टम्स नजर आता है तो वी हैव टू कंसल्ट अवर फिजिशियन और नियर बाय डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर साहब हम किस तरीके का खान पान का ध्यान रखें अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में शुरू हो गई या नहीं भी हुई है तो हमें किस तरीके खान पान अपना दिनचर्या में रखना चाहिए? प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं कि खाने पीने का प्रोफिलैक्सिस में आप ये है कि ऑयली स्पाइसी जितना कम से कम खाइए, मिर्च मसाले वाला कम से कम खाइए, इग्नोर कीजिए नॉनवेज, अल्कोहल ड्रिंक्स, इन चीजों को इग्नोर कीजिए। अपनी डाइट का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो चांसेस है आपके ना होने के। और हैवी वेट जो उठाते हैं उनके लिए बहुत इस चीज का बहुत ध्यान है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली जो हैवी वेट का जैसे लेबर रहते हैं या जो पहाड़ों पे ज्यादा रहते हैं उनको जॉइंट पेन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ वो वेट उठा के भी चलते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं होने के, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जी। हाँ सर, इसके अलावा हम क्या एक्सरसाइज वगैरह से भी हम अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में कोई फायदा करती है अगर हम डेली एक्सरसाइज करें? किस तरीके की एक्सरसाइज? जी, तरीका नहीं है एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाते हैं रेगुलर, लाइट वेट रखिए,
आप नॉर्मल एक्सरसाइज योगा कीजिए जी। ये तो ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस नहीं है तो आपको अपने फिजिशियन ही आपको गाइड करेगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कौन सी नहीं। जी। दैट इज अगर पेशेंट हमारे फ्रंट में बैठा है हम तब उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। जी। एक्सरसाइज और मॉर्निंग द बेस्ट। जी सर, वो टेस्ट कराने के बाद ही, डायग्नोज करने के बाद ही पता चलता है कि किस टाइप का इनको अर्थराइटिस, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आप सिम्टम्स की बात लेके चलता हूँ मैं अगर आपको कि डायग्नोसिस कैसे होता है पेशेंट को किसी भी एज में, आप चाहे छोटा बच्चा लीजिए, अडल्टहुड ले लीजिए या ओल्डर एज ले लीजिए, जॉइंट पेन जी। सबसे पहले अगर हमें सिर्फ घुटनों में दर्द है तो सबसे पहला डॉक्टर डायग्नोज करने से पहले उसको समझ आ जाती है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि इट माइट बी अ केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी। कि हड्डियों की कमजोरी की वजह से उसका जो गैप है, जो हड्डियों के दोनों जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो फ्लूइड कम होना शुरू हो गया और गैप कम शुरू हो गया। इन लेमन लैंग्वेज, लोकल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि गैप बढ़ गया। बेसिकली वो गैप बढ़ना नहीं होता, गैप कम होता है। जी। अगर आप किसी भी बुजुर्ग में देखें यार मेरे ना जोड़ों में गैप बढ़ गया है, वो बढ़ता नहीं है, वो गैप कम हो जाता है। जी। जिससे दोनों जॉइंट की जो हमारा है कार्टिलेज तक खराब होने के चांसेस है उसमें, अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसमें आप इससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया। तो इमीडिएटली हमें अपने कंसल्टेंट के थ्रू जो भी वो टेस्ट एक्सरे या कुछ भी बताते हैं हमें वो करवाना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें या फिर गॉट की गठिया की बात करें, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है हमें। उनके आरए फैक्टर टेस्ट रहता है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो एक एएनए टेस्ट होता है, उसके थ्रू हमें कंफर्मेशन होती है कि दैट जॉइंट पेन इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि आपका ही इम्यून सिस्टम आपको अटैक कर रहा है। जी बिल्कुल। जी जी। सर जैसे आपने बताया कि सर जैसे आपने बताया कि नॉनवेज वगैरह को हमें इग्नोर करना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन सर हमें किस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह की सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें जिससे हम अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बचा जा सके? किस तरह की सब्जियां हमें खानी चाहिए? देखो मैडम, ग्रीन वेजिटेबल्स आर देयर हाईली रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। कुछ गॉट में कुछ दालों का जो परहेज बताया जाता है वो नहीं लेना चाहिए, कुछ हरी पत्तों का परहेज बताया जाता है गॉट में, वो नहीं लेना चाहिए जी। और अगर नॉर्मल आपको अर्थराइटिस नहीं है, आई प्रेफर, साइंस भी यही बोलती है आज की डेट में कि इफ यू आर वेजिटेरियन आपको जो बीमारी होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, नहीं होते। जी बिल्कुल। जी ठीक है जी। दूसरी चीज, नॉनवेज इसलिए हम मना कर देते हैं कि उसको ऑयली काफी रहता है और स्पाइसी काफी रहता है जी। तो इसलिए आई प्रेफर कि नॉनवेज जितना कम हो सके उतना खाइए। अगर आप हेल्दी हैं तो वेजिटेरियन रहेंगे तो ज्यादा बेटर। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि रोजमर्रा की सब्जी, हरी सब्जियां वगैरह काफी फायदेमंद रहती हैं, तो इसके अलावा किस तरीके से और हम इसके मतलब दिनचर्या में किस तरीके से और अपनी देखभाल करें? क्या उठने बैठने से या ज्यादा वर्क करने से, ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सर क्या शुरू हो जाती है शरीर में? देखिए मैडम, अगर आप अपनी पूरी डे को प्लान रखते हैं, डे प्लान का मीनिंग क्या रहा कि अपनी मर्जी से 10-11 बजे उठेंगे, रात को लेट सोएंगे, जो हमारी दिनचर्या है आज की डेट में, जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, हमारी जो दिनचर्या है, हमारे 24 घंटे हमारी पॉकेट में मोबाइल है, रेडिएशन है, वो हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट कर रही है। अगर हम अपना जो दिनचर्या को प्रॉपरली मेंटेन रखें कि मुझे सुबह उठना है टाइमली, 15-20 मिनट की सैर करनी है, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपरली न्यूट्रिशनल फूड लेना है जिसमें विटामिन मिनरल भरपूर हो, खाली पेट चाय नहीं लेनी है, सोने से पहले चाय नहीं लेनी है, बहुत सी मोबाइल को रात को अपने से 2-3 फुट दूर रखना है, आइदर स्विच ऑफ करके रखना है। अगर हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें, अर्थराइटिस क्या कोई भी बीमारी हमें होने से पहले 10 बार सोचे कि भाई इसका इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, ये अपने आप का ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना भी है कि अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्या इसमें ज्यादा मीठे लेने से भी या दूध से बनी चीजों से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है? देखो, डिपेंड करता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी
कौन सा अर्थराइटिस है, उस पे आपको कौन सी डाइट लेनी है, जी जी ये उसके ऊपर डिपेंड है। ज्यादा मीठा, आप देखिए मेरे पास पेशेंट जो आते हैं, मैं यही बोलता हूँ, अगर एज्ड हैं तो जी ऑयली स्पाइसी मीठा, नॉर्मली डायबिटिक अगर पेशेंट है तो मीठा तो वैसे ही मना कर देते हैं हम। जी हाँ, रेयरली अगर बीच में आपने खाना है, पेट भरने के लिए मत खाइए, जी, टेस्ट के लिए आप टेस्ट के हल्का लिए ले जी, लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है, पेट मत भरिए, पेट अपना न्यूट्रिशनल फूड से ही भरिए, जी फॉर हाँ एवरी डिजीज, नॉट ओनली फॉर अर्थराइटिस। जी अगर आप 40-45 अबव हैं, वैसे भी आपकी जो इनटेक रहती है, आज की डेट में हमें भी मालूम है कि हमारे जो फ्रूट है नॉर्मली, जितने भी पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स नहीं खा रही, वो जी ऑर्गेनिक दाल सब्जियां नहीं दे रही हैं, जी जो आप कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डलते हैं, तो हम वही सारा यूटिलाइज कर रहे हैं। जी ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप वेजिटेरियन फूड की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं, चांसेस आर ऑलवेज देयर कि आपका कम से कम हो सके अर्थराइटिस होने के चांसेस। जी सर, हम आपसे बात करके हमें ये ज्यादा महसूस हो रहा है कि हमें अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए हमको इन चीजों से अगर ये चीज हमें हुई भी है और ये नहीं भी हुई है, तो हमें अपनी डाइट को ज्यादा फॉलो करना है कि हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। डेफिनेटली, और डाइट जो है वो आपको आपके जो कंसल्टेंट फिजिशियन है, जी जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जी जी ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, क्योंकि उनको आपकी पूरी हिस्ट्री मालूम होती है। जी सर, अक्सर हमने सुना है कि अर्थराइटिस से हो जाता है, ठीक है, ये थोड़े आराम तो मिल जाता है दवाई लेने के बाद, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होता। क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में सर इसका कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये जड़ से खत्म हो सके? देखिए मैडम, अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो देयर इज नो क्योर ऑफ अर्थराइटिस। जी डिपेंड अपॉन यूरिक एसिड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जी आरए फैक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हो, मगर जी क्योर नहीं कर पाते हैं। जी दूसरी अगर और देखिए कि अपना फाइब्रोमलेजिया या हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर लास्ट स्टेज आ गई, तो डॉक्टर विल आस्क यू फॉर द ट्रांसप्लांट ऑफ द नीज और हिप्स। आपको ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है कि आपके हिप्स खराब हो गए हैं या आपके नीज टोटली डैमेज हो चुके हैं, जी नीज बिल्कुल आपका जो फ्लूइड एकदम खत्म हो चुका है, तो वो ट्रांसप्लांट है। अगर जी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देयर आर चांसेस टू गेट क्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ जी ऐसा नहीं है कि आज आप हमारे पास आए किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पास और आपने थोड़े टाइम मेडिसिन लेने के बाद आप ये यू कैन से कि सर मैं तो क्योर कब होऊंगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, ऐसा नहीं क्योर जी। होना आपकी डाइट, जो भी आपको आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर गाइड करता है, अब मेडिसिन के साथ अगर वो प्रॉपरली डाइट लेते हैं, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज बताई जाती है, पूरे दिनचर्या आपको हल्का बताया जाता है कि आपने अपनी रूटीन ऐसे रखनी है, तो देयर आर चांसेस टू गेट क्योर फ्रॉम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, because electrohomeopathy medicines are miracle medicines and fifth and जी last pathy of the world. जी सर, ये जानकर तो सर आपसे बात करके ये जाना कि अगर मान लीजिए अगर में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है, तो अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से और साथ में अपनी डाइट का ध्यान करें तो इस रोग को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी देखो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो बेस है, ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी को और उसके बैलेंस को प्रॉपर और मेंटेन रखना। जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मानता है कि जब ब्लड और लिम्फ में कुछ इन अनबैलेंस होता है, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जी तो अगर हमने ब्लड और लिम्फ का बैलेंस मेंटेन कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाए। जी बिल्कुल सर, आपने मेरे हमें बहुत से पेशेंट हैं जी जो आज इवन स्कैटिक पेन्स में भी, स्पाइन में भी, अगर स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस, ये भी एक अर्थराइटिस का पार्ट है। स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस में जिनके हम बोलते हैं हमारे मन के हिल रहे हैं, हमारी नस दब रही है, जी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। उसमें मेरे कई पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जी मेडिसिन धीरे धीरे हम रिड्यूस करते हैं, एकदम कोई भी मेडिसिन नहीं बंद करते हैं हम। जी ये डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जी एंड रिजल्ट। बेस्ट थिंग इज दिस, हमारी पैथी में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पैथी में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेशेंट 5 साल खाए, 10 साल भी अगर रेगुलर लेता है, तो उसको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो कि जी दूसरी पैथीज में होता है। जी कुछ पैथीज, हर जी एक में नहीं। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस प्रॉब्लम है और उसकी दवाई मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी पहले से ही, अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से भी दवाई लेना चाहे तो क्या दोनों एक साथ ये दवाइयां ले सकते हैं?
डेफिनेटली वो दोनों एक साथ दवाइयां ले सकता है। पेशेंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे जो पेशेंट थे जो एलोपैथी ले रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने दूसरी पैथी की मेडिसिन काफी कम कर दी हैं, और एक दो ने तो बिल्कुल खत्म कर दी हैं और सिर्फ ईएच की मेडिसिन ही ले रहे हैं। देखिए, अगर आप ईएच प्रैक्टिशनर, आप किसी पैथी को जो ऑलरेडी वो ले रहा है, स्पेशली एलोपैथी, हम उसको बंद नहीं करवाते इंस्टेंटली जी। वो भी हम स्लोली स्लोली धीरे धीरे, जैसे ही रिजल्ट और बढ़िया अच्छा होना शुरू हो जाता है तो पहले डोज कम करवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन ऑटोमेटिकली ही पेशेंट की आप देखेंगे कि एलोपैथी उसने बंद कर दिया और टोटली ईएच में ही है। और ईएच भी धीरे धीरे हम डोज एज पर द रिस्पॉन्स, जब वो काफी अच्छा रिजल्ट उसको मिलना शुरू होता है तो धीरे धीरे हम अपनी मेडिसिन की डोज भी कम कर देते हैं जी, ताकि उसको एक तरह क्योर की तरफ लेके जा रहे हैं जी। बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका ट्रीटमेंट ना हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन क्यों किस टाइप की है वो आपको डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। और ये हमारे नजदीकी डॉक्टर जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, आप उनसे मिलिए और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। नमस्कार। थैंक यू।